मॉर्निंग स्टूडेंट निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम सृजनात्मक शिक्षण के अधिगम के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आपको कुछ पॉइंट बतलाए थे। उसमें नंबर 1 पॉइंट था सुधार का तरीका, अर्थात बच्चों को जो भी कार्य दें उसमें हम पुनः संशोधन करवाएं। कोई भी बालक को कार्य करने के लिए आपने दिया है तो बालक को पुनः संशोधन करवाना, ये सुधार के तरीके के अंतर्गत आता है, जिससे बालक क्रिएटिव रहेगा, सृजनशील रहेगा। मैंने कहाँ गलती की है, मुझे क्या कार्य करना चाहिए। तो पहला पॉइंट बतलाया था हमें इसमें सुधार का तरीका। नंबर 2 पॉइंट था अन्वेषण करने का तरीका। बालकों के सम्मुख ऐसी समस्या रखी जाए जिससे बालक खोज के लिए तत्पर रहे। बालक समस्या को सुधार करने के लिए अर्थात बालक अन्वेषण करने के लिए, खोज करने के लिए तत्पर रहे। उसकी तार्किक शक्ति, मानसिक शक्ति एकदम उच्च स्तर की हो। नंबर 3 पॉइंट था उसका वर्गीकरण करने की योजना। कुछ तथ्यों और आंकड़ों का वर्गीकरण करना चाहिए। अध्यापक का कर्तव्य पहले वो छात्रों को बतलाए, फिर बतला करके जितना अधिक हो सके वो छात्रों से करवाए। व्याकरण के शिक्षण के लिए अर्थात वो हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर अंग्रेजी हो या फिर साइंस की कोई भी सब्जेक्ट हो, उन साइंस में आप तथ्यों को लेकर, आंकड़ों को लेकर उसका वर्गीकरण छात्रों से करवाएं। और उसके जैसे ग्रामेटिकल पद में अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ग्रामर का कोई टॉपिक लेकर आप बालकों से हल करवाने की कोशिश करें, जिससे बालक क्रिएटिव रहेगा, बालक सृजनशील रहेगा। अगला पॉइंट है भावी परिणाम की कल्पना। सृजनात्मक शिक्षण के लिए भावी परिणाम की कल्पना एक अच्छी विधि है। भविष्य की भावी यानी भविष्य की कल्पना करना एक अच्छी शिक्षण विधि है। जैसे हम कहते हैं ना, भविष्य में आप जैसे क्या बनोगे, जैसे कि अब मैं कहती हूँ अरे मैं प्रधानमंत्री होती तो मैं ये करती, मैं मुख्यमंत्री होती तो मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता, मैं टीचर होती तो मैं ऐसे करती, मैं अगर IAS होती तो मुझे ये कार्य ऐसे। तो ये भावी परिणाम की परिकल्पना सृजनशील की एक बहुत ही अच्छी शिक्षण विधि है। ये बालकों को जितने ज़्यादा क्रिएट कराए वो उतना ही अच्छा है। बालक का इसका दिमाग क्या हुआ, डेवलप होगा। बालक वो कार्य करने के लिए उद्यत हो जाएगा कि मैं ये कार्य, कहते हैं हमने एक दिन का वो CM वो फिल्म देखी होगी, वो कल्पना, अगर आप मुझे एक दिन के लिए बना दो तो मैं ये कार्य कर सकता हूँ। उसी प्रकार से भावी परिणाम है, जो भविष्य का जो परिणाम है उसकी परिकल्पना करना सृजनात्मक शिक्षण के लिए अच्छी विधि है। किसी भी समस्या परिणामों की कल्पना से बालकों के भावी जीवन में चिंतन एवं निर्णय लेने का विकास करती है। किसका? चिंतन एवं निर्णय लेने का विकास। कोई भी चीज के ऊपर बालक सोचेगा, समझेगा तो क्या करेगा, उसके ऊपर चिंतन करेगा। चिंतन करेगा तो फिर उस चिंतन करते हुए वो स्वयं क्या हो जाएगा, उसका शायद आत्मगौरव होगा, स्वयं ही वो निर्णय लेने के लिए तत्पर होगा। क्योंकि सारी समस्या आपने बालक के ऊपर छोड़ दी है, बालक क्या करेगा, चिंतन करके उस चीज के ऊपर निर्णय स्वयं ही लेगा। तो ये सृजनशील बालक के अंतर्गत आती है। जूले वर्न ने 19वीं शताब्दी में, पाश्चात्य विद्वान हुए थे जूले वर्न, पाश्चात्य विद्वान जूले वर्न ने 19वीं शताब्दी अर्थात 1865 के समथिंग 19वीं शताब्दी में एक पुस्तक फ्रॉम अर्थ टू मून, शताब्दी में एक पुस्तक, कौन सी, फ्रॉम अर्थ टू मून, फ्रॉम अर्थ टू मून लिखी, जिसने कल्पना का वर्णन किया है। इस पुस्तक में उन्होंने किसका वर्णन किया है, कल्पना का। मैं चंद्रमा पर जाता तो ऐसा करता, उस पर घर बना के रहता, उस फ्रॉम ऑफ मून में कल्पना का वर्णन किया है। ये कब की बात है, 19वीं शताब्दी की, 1865 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी। तो ये कल्पना का वहीं से कि हम सृजनशील कल्पना, भावी परिणाम हम ये सोच सकते हैं, भविष्य के बारे में अपना
ये कर सकते हैं। जूले मून ने, वह कितनी सटीक उतरी। इस प्रकार बालकों में यदि हम कहते हैं, यदि आप कल्पना करो आप ये होते, मेरी जगह आप होते, तो आप ये कार्य कैसे करते। कहते हैं ना, आप चलो मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, आप यहाँ पर टीचर बनो, तो आप इस कार्य को किस प्रकार से, तो ये क्या हो गई, भावी रूप से कल्पना का परिणाम। वो परिणाम कितना सार्थक हुआ, कितना सटीक हुआ, उस परिणाम को जानना। तो बालक तर्क और चिंतन के माध्यम से बालक में ये सृजनात्मकता विकसित की जा सकती है। अगला जो इसका पॉइंट है वो है वर्तमान समस्याओं का समाधान। ये तो हो गई भविष्य की समस्या। अब क्या हो जाएगी, वर्तमान काल की समस्या। वर्तमान समस्याओं का समाधान। वर्तमान की जो समस्या उभर कर आई है उनका समाधान। सृजनात्मकता के शिक्षण के लिए वर्तमान समस्याएं और उनके हल भी लिए जा सकते हैं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए यह विधि अधिक उपयोगी है। ऐसे वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है उसमें कौन सी आ जाएगी, एसएस की जो सामाजिक अध्ययन है उसके लिए ये वर्तमान समस्या, भावी जो समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे आपको ऐतिहासिक पुरास्थल सिक्के लेने हैं, ऐतिहासिक इमारतों के बारे में जानना है, या सांस्कृतिक विरासत हमारे प्राचीन काल में कैसी थी और नवीनता के लिए हुए अब ये कैसी कला है, जो कहते हैं ताजमहल का चित्र दिखाकर आप बालकों को ये समझाते, तो नहीं, प्रत्यक्ष रूप में उस कार्य को दिखाना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप में देखते हो कि आज संगमरमर क्या जो बनवाया था 1448 के समय, आज भी वो इसी प्रकार से या उसी प्रकार से कोई इसमें दरार है क्या। तो एसएस के अध्ययन के लिए वर्तमान की जो समस्या उभर कर आई है उसके समाधान में सृजनात्मक बहुत ही विकसित होती है। सामाजिक अध्ययन के लिए यह विधि उपयोगी सिद्ध हुई है। छात्र असंतोष, सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाना, छात्र असंतोष, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, क्षति पहुंचाना, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना, अशिक्षा आदि समस्याओं को समस्याओं को प्रस्तुत करके उनके हल भी निकाल सकते हैं। समस्याओं को प्रस्तुत करके हल निकालना। जैसे वर्तमान काल की जो समस्या है, जैसे छात्र असंतोष, कहीं पर भी चल जाता छात्र क्या नहीं हुआ, संतुष्ट दिखाई नहीं देता, कोई भी चीज़ से वो सेटिस्फाइड नहीं होता। एक सब्जेक्ट में सही है, दूसरे में सही है, नहीं हमारे मैथ का कालन सही नहीं आता, कोई कहता हमारे हिंदी का कालन नहीं आता। तो छात्र की जो असंतुष्ट है उसको किस प्रकार से संतुष्ट करा जाए, उसको सृजनात्मकता के माध्यम से जो समस्या है उसका समाधान किस प्रकार से किया जाए। जैसे सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना, रोजाना के आप देखते होंगे, रोजाना के आंदोलन हुल्लड़ हो रहे हैं, तो क्या करते हैं, उस हुल्लड़ में सार्वजनिक जो संपत्ति है, गवर्नमेंट की जो निधि संपत्ति है, उसे पार्क हुए, रेलवे स्टेशन हुआ, विद्यालय भवन हुए, उनको क्षति पहुंचाना अर्थात तोड़ फोड़ करना, ये क्या हो गई, एक समस्या ही क्रिएट होती है। उस समस्या का किस प्रकार से हल किया जाना, इसी प्रकार से एक बहुत भयंकर जो समस्या है वो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा समस्या वो है अशिक्षा की।
अशिक्षा कहते हैं ना, अशिक्षित जो व्यक्ति होता है उसको आप कितना भी समझा लो वो नहीं समझेगा। अगर वो अपने उस पर आ गया तो वो नहीं समझ। ये सबसे भयंकर समस्या है। तो आदि समस्या को प्रस्तुत करके उसका हल निकालना, ये कौन सा पॉइंट हो गया? वर्तमान कालीन परिस्थितियों का समाधान। अगला जो पॉइंट है उसका वो है प्राप्त साक्षी से सूचना ग्रहण करना। जो वर्तमान में प्रेजेंट है, जो उसने जो दृश्य देखा है, उस दृश्य देखते हुए उस इंसान से क्या करना? सूचना प्राप्त करना। वो इंसान कोई भी हो सकता है, जैसे उस समय की वर्तमान कालीन तात्कालिक घटना को बतलाने वाला। अगला जो पॉइंट है प्राप्त साक्षी से सूचना प्राप्त करना। प्राप्त साक्षी से सूचना प्राप्त करना। इस अभिगमन में एक समस्या द्वारा छात्रों को तथ्य प्रदान किया जाता है। इस तथ्य से अधिकतम निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसी प्रकार ऐतिहासिक तथ्यों का निरूपण इस विधि से किया जाता है। इतिहास का अध्यापक प्राचीन मुद्राएं। इतिहास का अध्यापक प्राचीन मुद्राएं। इतिहास का अध्यापक होगा वो क्या लेके आएगा? प्राचीन मुद्राएं। अभिलेख का इस्तेमाल कर सकता है। मुद्राएं अभिलेख का इस्तेमाल कर सकता है। भूगोल भी इसी प्रकार के संदर्भ एवं स्रोत का इस्तेमाल करके वह छात्रों में सृजन की अभिलाषा उत्पन्न करना। अधिगमन में एक समस्या द्वारा छात्रों को तथ्य प्रदान किया जाता है। उस तथ्य को अधिकतम निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार ऐतिहासिक तथ्यों का कोई भी आपको समस्या क्रिएट कर दी। मैंने आपसे पहले ही बताया आपको प्राचीन काल जो संस्कृति है उस संस्कृति के बारे में जानना। तो ये क्या हुआ है? प्राप्त साक्षी से सूचना प्राप्त करना। जैसे सांस्कृतिक विरासत है, उस सांस्कृतिक विरासत को आप किस प्रकार से दिखाओ, को समाधान किस प्रकार से करेंगे? इतिहास का जो अध्यापक है प्राचीन मुद्राएं लाई करके अभिलेख का इस्तेमाल करके उसका निष्कर्ष निकाल सकता है, उसका समाधान कर सकता है। बालक में सृजनात्मकता का विकास हो सकता है। इतिहास की सांस्कृतिक धरोहर को देखते हुए, सांस्कृतिक विरासत को लिए हुए उसका इस्तेमाल करना। तो जो साक्ष्य है उस साक्ष्यों के द्वारा सूचना प्राप्त की जा सकती है। उस प्रकार की हमारी मुद्राएं इस प्रकार की चलती थी, जैसे कापारसन, रजत, बहुत सारी कौड़ी, ये सारी जो मुद्राएं थी उस समय की थी। उस समय कैसी शासन व्यवस्था थी, राजा महाराजाओं की कैसी व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक थी, वहाँ की भाषा बोली, वो सारी चीज़ें मुद्राओं में किसका लेखन होता था, जैसे राजा रानियों का चित्र, वो सारी चीज़ आपको मुद्रा से पता चले। उसी प्रकार से हम अभिलेख के बारे में देखें, जो वहाँ का अभिलेख खुदाई, जैसे आपने अशोक कालीन स्तंभ लेख या अभिलेख देखे हों या पढ़े हों, तो उन अभिलेखों के द्वारा हम वहाँ की उनकी राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, उन सारी व्यवस्थाओं का हम ब्यौरा जान सकते हैं कि उस समय में इस प्रकार से शासन व्यवस्था होती थी, वहाँ का रहन सहन इस प्रकार से रहता था, वहाँ का जो राजतंत्रात्मक जो शासन था, राजा का ही आदेश चलता था, उस आदेश का कोई भी अवज्ञा करता था, उनके साथ ये होता है वो होता, वो सारी समस्या साक्ष्य में मिल गए। तो साक्ष्य सूचना प्राप्त करनी है हमें, तो ये भी सृजनशीलता की सृजन की अभिलाषा उत्पन्न कर सकता है। तो हमने सृजनात्मक शिक्षण और अधिगमन के कुछ तत्व बताए, अर्थात कुछ पॉइंट बताए। जो पहला जो पॉइंट था वो था सुधार का तरीका, पहला था सुधार का तरीका। फिर दूसरा था वो था अन्वेषण करने का, दूसरा था अन्वेषण करने का तरीका। नंबर 3 था वर्गीकरण की योजना।
नंबर 3 वर्गीकरण की योजना। अगला पॉइंट था भावी परिणाम की परिकल्पना, फिर वर्तमान समस्याओं का समाधान, फिर प्राप्त साक्षी से सूचना प्रदान करना। ये आपके सृजनात्मकता के कुछ अधिगमन के तत्व बतलाए हैं। अब आपको इसके बाद सृजनात्मकता की पहचान क्रो एंड क्रो ने किस प्रकार की है। सृजनात्मकता की पहचान किसके द्वारा? क्रो एंड क्रो। बहुत बार नाम सुना होगा हमने क्रो एंड क्रो का। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा बीएड में, क्रो एंड क्रो। सृजनात्मकता की पहचान क्रो एंड क्रो। ये क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो के मतानुसार जैसे जैसे बालक में प्रतिबोध, क्रो के अनुसार जैसे जैसे बालक में बालक में प्रतिबोध एवं संबोध का विकास होता है। बालक में प्रतिबोध एवं संबोध का विकास होता है। प्रतिबोध एवं संबोध का विकास होता है। वह अपने वातावरण में बदलाव करना चाहता है। वह अपने वातावरण में बदलाव करना चाहता है। वह अपने वातावरण में बदलाव करना चाहता है। जबकि प्रौढ़ व्यक्ति परिस्थिति अनुगत प्रौढ़ मतलब समझदार जो व्यक्ति है, वह परिस्थिति अनुगत यथार्थ होता है। प्रौढ़ व्यक्ति परिस्थिति अनुगत यथार्थ होता है। छोटा बालक अत्यधिक कल्पनाशील होता है। छोटा बालक, ये इनकी परिभाषा है। छोटा बालक अत्यधिक कल्पनाशील होता है। छोटा बालक अत्यधिक कल्पनाशील होता है। वह खिलौनों को अलग ले जाता है और देखते होंगे आपके घर में छोटे छोटे बालक हैं जो कहते हैं ना, खिलौनों को अलग ले जाता है और दूसरे रूप में रखता है घटनाओं की, और दूसरे रूप में रखता है घटनाओं की पुनर्गणना में इतना व्यस्त हो जाता है कि घटनाओं की पुनर्गणना में
इतना व्यस्त हो जाता है कि घटनाओं की पुनर्गणना में इतना व्यस्त हो जाता है कि उनको पहचानने में भी कठिनाई होने लगती है। उनको पहचानने में भी कठिनाई होने लगती है। ये हो गई क्रो एंड क्रो की परिभाषा के अनुसार सृजनात्मकता की पहचान। सृजनात्मकता के अनुसार उन्होंने कहा है जैसे जैसे बालक में प्रतिबोध एवं संबोध का विकास होता है, वो उसको जानना और समझने लग जाता है। जिस चीज़ के लिए वो देखता है या जिस चीज़ को समझने लग जाता है, प्रतिबोध और संबोध का विकास होता है। वह अपने वातावरण में बदलाव करना चाहता है। छोटा बालक को आप उसको किसी प्रकार से बहला सकते हो, फुसला सकते हो, उसको किसी प्रकार से आप उसका दिमाग दूर कर सकते हो। जैसे आपको कोई सी चीज़ के लिए वो मचल रहा है, कर रहे हो, तो आप उसको कहते हो अरे 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 छोटे बालक, जानते हो ना आप छोटे बालक कैसे चुप करना, अरे 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 चुप हो जा, वो आ गए, बालक डर जाता है। तो जैसे जैसे बड़ा होता है तो अपने वातावरण में क्या करना चाहता है, वो बदलाव करना चाहता है। अब वो नहीं डरेगा, अब वो आपको डरा देगा। जबकि प्रौढ़ व्यक्ति परिस्थिति अनुगत, जो जैसी परिस्थिति है उसके अनुगति यथार्थ होता है। जैसी परिस्थिति है उसी के अनुसार अपने को ढाल लेना, जैसा है वैसा ही रहेगा, परिस्थिति के अनुकूल रहेगा। छोटा बालक अत्यधिक कल्पनाशील होता है। क्या होता है, कहते हैं ना वो बालक हमेशा कल्पनाशील रहता है। कि गाड़ी में बैठा होता है तब कहते अरे देखो 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 क्या सूर्य हमारे साथ चल रहा है, चंद्रमा हमारे साथ चल रहा है। कल्पनाशील, मैं भी काश ऐसे होता, मैं हाँ ऐसे करेंगे, ये करेंगे, कल्पना विचरण भी तो करते हैं बालक। तो छोटा बालक अत्यधिक क्या होता है, कल्पनाशील होता है। वह खिलौनों को अलग ले जाता है बिल्कुल, और नए रूप में दूसरे रूप में उसको रखता है, और पुनः गणना में इतना व्यस्त हो जाता है। छोटे छोटे बालकों को खेलने के लिए वो आते हैं ना, ABCD आती है, और क्या आते हैं बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स वगैरह, बहुत सारे वर्ड आते हैं, घर बनाने के लिए आते हैं, खिलौने आते हैं। उनको गणना करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह उनको पहचान करने में कठिनाई होने लगती है, क्योंकि छोटा वाला है अभी वो जानता नहीं है इतना, कैसे तोड़ना, कैसे लगाना, कैसे जानना। तो ये सारी सृजनात्मकता की पहचान के गुण बतलाए किसने, क्रो एंड क्रो ने। अतः बालकों में सृजनात्मकता की पहचान के अनेक रूप प्रोफेसर वेंकट रमैया के अनुसार सृजनशील बालक में ये गुण पाए जाते हैं। ये तो पहचान बता दी। और प्रोफेसर वेंकट रमैया, उन्होंने बालक में सृजनशील बालक के कुछ गुण बतलाए हैं। सृजनशील बालक के गुण किन्होंने, वेंकट रमैया ने। सृजनशील बालक के कुछ गुण, बालक के गुण। नंबर 1, स्नावकता। सृजनशील बालकों में अपनी प्रभुसत्ता के प्रति इतना अधिक लगाव होता है कि वे अपने को उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से करते हैं तथा कार्य को अपना समझकर करते हैं। उनके लक्ष्य पूर्ति होने पर लक्ष्य पूर्ति होने तक बेचैनी बनी रहती है, अर्थात स्थायित्वता बालक में आती है। कि वो कोई भी कार्य दे दो बालक को, वो पूर्ण मनोयोग से बालक करेगा। मनोयोग से जब बालक करेगा तो वो कार्य सृजनशील करने के लिए, कार्य को करने के लिए इतना उद्यत हो जाएगा कि अपने
अपने को उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से कार्य करता है तथा कार्य को अपना समझकर करता है। पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो स्थायित्व हो जाता है कि मुझे ये कार्य करना है, ये मेरा उत्तरदायित्व है। ये बालक के अंतर्गत पाया गया। कौन से बालक? सृजनशील बालक के अंतर्गत। दूसरा जो इसका गुण है वो है संवेदनशीलता। दूसरा है संवेदन बालक कैसा होता है? संवेदनशीलता। सृजनशील बालक अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। वे किसी कार्य को गंभीरता से, किसी भी कार्य को गंभीरता से लेते हैं। कैसे होते हैं? सृजनशील। कैसे होते हैं? सृजनात्मक बालक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सृजनशील या संवेदनशील होते हैं। किसी भी कार्य को दे दो वो क्या होते हैं? उसके प्रति पूर्ण डेडिकेट होकर वो कार्य करते हैं, सृजनशील रहते हैं एवं संवेदनशीलता से ही गंभीरता से वो कार्य को करते हैं। संवेदनशील जो बालक होते हैं वो कभी देखा होगा हमने, संवेदनशील कोई बालक होगा, उसने वो कार्य किया है, अगर गलती से किसी ने उसको डांट दिया तो वो इतना रोएगा, इतना टेंशन करेगा, बड़ी मुश्किल से वो उस बालक को, क्योंकि वो अपने कार्य को क्या करता है? गंभीरता से लेता है। उसके अंतर्गत इतना वो सेंसिटिव होता है वो बालक, तो वो सहन नहीं कर पाता, गंभीरता युक्त वो कार्य करता है। अगला जो इसमें पॉइंट है उसका गुण है वो है उत्सुकता। सृजनशील बालकों में उत्सुकता भी पाई जाती है। वे उत्सुकता के कारण एक कार्य को करने के अनेक ढंग सोचते हैं। इन नवीन प्रणालियों द्वारा वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। सृजनशील बालकों में क्या पाई जाती है? उत्सुकता पाई जाती है। वो एक कार्य करने के लिए अनेक ढंग ढूंढते रहते हैं, अनेक कार्य को करने के लिए करते रहते हैं। तो उनमें क्या पाई जाती है? उत्सुकता। हम इस प्रकार से इस कार्य को कर ले, दूसरा कहीं नहीं इस प्रकार से इस कार्य को करेंगे तो ये उत्सुकता बनी रहती है। बहुत से बालक होते हैं ना, जैसे अब बालक बहुत दिन हो गए, बालक को 7-8 महीना हो गए स्कूल जाए हो, अब एकदम से कहते कल से तो बालक कितने एक्साइटेड होंगे, कितने उत्सुक होंगे, अरे वाह हम स्कूल जाएंगे, हम ऐसे पढ़ाई करेंगे, हम ये कर, तो बालक क्या होगा? उत्सुक होगा। अगला जो गुण है वो है परिहास प्रियता। सृजनशील बालकों में परिहास प्रियता पाई जाती है। वे खेल, आनंद, मजाक के रूप में सृजन करते हैं। परिहास प्रियता, खेलना, आनंद करना, मौज मस्ती करना, ये बालकों के गुण के अंतर्गत आता है। अगला जो पॉइंट है वो है स्वतंत्र निर्णय लेना। सृजनशील बालक हमेशा स्वयं ही निर्णय लेता है। स्वतंत्र निर्णय लेना, स्वतंत्र निर्णय लेना। सृजनशील बालक में किसी समस्या पर स्वतः निर्णय लेने की क्षमता होती है। वह वस्तुओं को अपने ढंग से प्रस्तुत करता है और दूसरों के सुझावों को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो सिद्ध करता है, प्रमाणित करता है, इसलिए उन सुझावों को ना देकर कर स्वयं निर्णय लेता है। स्वयं के कार्य को स्वयं निर्णय देना। अगला जो इसका गुण है वो है मौलिकता। लास्ट है मौलिकता। सृजनशील व्यक्ति में मौलिकता अनेक रूपों में पाई जाती है। साधारण विचारों से उसे अधिक संवेदनशीलता अनुभव होती है। वह प्रेरणात्मक होता है, तथ्यों से परे होता है, सदैव विशेष व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। संवेदनशील होता है, मौलिकता पाई जाती है, नवीनता लिए होता है और सदैव विशेष व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। कौन? सृजनात्मक बालक। तो आज हमने आपको अधिगम शिक्षण के कुछ तत्व अर्थात कुछ तत्वों के बारे में बतलाया। सृजनात्मकता की पहचान और डॉक्टर रमैया के अनुसार आपको सृजनात्मकता के कुछ गुण, पहला था स्थायित्वता, दूसरा था संवेदनशीलता, नंबर 3 है उत्सुकता, नंबर 4 है परिहास प्रियता, अगला है स्वतंत्र निर्णय लेना और मौलिकता बालकों। तो सृजनशील जो बालक होता है वो क्रिएटिव रूप से
संवेदनशील भी होता है, गंभीर लेता है, स्वतंत्र निर्णय लेता है, अपने कार्य को स्वयं करने के लिए प्रेरित होता है, स्वयं ही प्रत्यक्ष प्रमाण देकर किसी दूसरे का सुझाव नहीं करते हुए स्वयं ही उसका निर्णय लेना। तो आज का जो वीडियो आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, सृजनात्मक एवं शिक्षण के कुछ अधिगम। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।